नमस्कार, डीजीएनए न्यूज के खास कार्यक्रम बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। बड़ा सवाल यह है कि देश में महंगाई क्यों बढ़ रही है। बड़ा सवाल यह है कि ये महंगाई की रफ्तार और कितनी बढ़ेगी और कितनी महंगाई की मार बढ़ती जाएगी। बड़ा सवाल यह भी है कि क्या इस महंगाई के पीछे यूक्रेन और रशिया का युद्ध है। बड़ा सवाल यह भी है कि क्या महंगाई के लिए पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं वो जिम्मेदार हैं। बड़ा सवाल यह भी है कि क्या केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियां और केंद्र सरकार द्वारा जिस तरह से टैक्सेशन किया जा रहा है, जिस तरह से राजस्व वसूली पर जोर दिया जा रहा है, उसके चलते महंगाई बढ़ रही है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस महंगाई की मार से गरीब आदमी और खासकर मध्यम वर्गीय लोगों का घर का बजट बिगड़ गया है, रसोई घर का बजट बिगड़ गया है। ये तमाम बड़े सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में ख्यातनाम अर्थशास्त्री डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी। नामी अर्थशास्त्री हैं, परसों तक अर्थशास्त्र को पढ़ाया है। अनेक लेख भारत के पत्र पत्रिकाओं में उनके छपते रहते हैं और वे कई सालों से, कई वर्षों से अर्थशास्त्र पर रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं। आपका बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। बहुत सारे बड़े सवाल जहन में कूद रहे हैं, लेकिन उसके पहले मैं मनमोहन सिंह जी का एक कोट आपके सामने करना चाहूँगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह, आप जानते हैं और हम सब मानते हैं कि दुनिया के बड़े अर्थशास्त्रियों में से एक थे। वर्ल्ड बैंक में भी उन्होंने काम किया, रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे, वित्त मंत्री रहे। जो नवीन उदारीकरण है वो उनकी देन है। उन्होंने एक प्रधानमंत्री रहते हुए कहा था कि महंगाई एक मानसिक अवस्था है, इट्स मेंटल स्टेटस। क्या है, सच है? बिल्कुल, महंगाई मानसिक अवस्था भी है और दिन प्रतिदिन के जीवन में दिखाई देने वाला एक बहुत बड़ा घटक भी है, क्योंकि महंगाई से प्रत्येक व्यक्ति का जीवन प्रभावित होता है। तो महंगाई एक ऐसी आर्थिक सामाजिक समस्या है जिससे व्यक्ति अपने जीवन में और उद्योग कारोबार से संबंधित क्षेत्र में भी प्रभावित होता है। अभी जो नए आंकड़े आए हैं जिसकी वजह से हमने विषय को चुना और हम आपसे बात करने के लिए मजबूर हुए, 17 महीनों में भारत में महंगाई की दर सबसे ऊंची है, यानी 6.9। ये लगभग 7% महंगाई की दर है और ये 17 महीनों में सबसे ऊंची है। जी। क्या ये महंगाई की दर टॉलरेबल है, सहन करने योग्य है? और इसका मध्यम वर्ग पे और निम्न मध्यम वर्ग है या गरीबी की रेखा के नीचे वाले लोगों उस पर क्या असर हो रहा होगा? वास्तव में हाल ही में 12 अप्रैल को भारत सरकार के द्वारा जो महंगाई के आंकड़े जारी किए गए हैं, उन आंकड़ों के अनुसार हमारी जो महंगाई दर है, उपभोक्ता महंगाई दर है, खुदरा महंगाई दर है, वो पिछले 17 महीने में सबसे ऊंचाई पर है और वो 6.95 7% के करीब है। और ये जो 7% के नज़दीक की महंगाई दर है, उससे देश के गरीब आदमी से लेके प्रत्येक वर्ग के लोग प्रभावित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा आपने कहा कि कौन से वे बड़े कारण हैं जिससे एकाएक ये महंगाई दर 7% के आसपास पहुंची है, तो इसके 3 बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण है रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, उसके कारण दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं। ये कितनी बड़ी हैं इसकी कल्पना हम करें कि हमारे देश में नवंबर 2021 के अंदर ये कीमतें $74 प्रति बैरल थी और इस समय ये $102-103 प्रति बैरल हैं। तो इस तरह से जो कीमतें बढ़ी हैं कच्चे तेल की, उसके कारण बहुत कुछ महंगाई बढ़ती जा रही है। दूसरी बड़ी बात, हमारे पड़ोसी देश चीन में, दुनिया का एक बहुत बड़ा निर्यातक देश है चीन से कई वस्तुएं दुनिया के अधिकांश देशों में जाती हैं और ये जो वस्तुएं होती हैं वहाँ उत्पादन में भी कमी आ गई है और वहाँ उनकी कीमतें भी बढ़ गई है। इस समय चीन के शंघाई सहित कई शहरों के अंदर कोरोना संक्रमण के कारण बहुत कठोर लॉकडाउन लगा हुआ है और उसके कारण उत्पादन भी ठप है और वहाँ पर भी तेल की बढ़ती कीमतों के कारण वस्तुओं की कीमतें बढ़ी हैं। तो जब हम आयात कर रहे हैं चीन से, उनकी कीमतें भी बढ़ी हुई है। तीसरी बात, रूस और यूक्रेन जिस क्षेत्र में युद्ध लड़ रहे हैं वो काला सागर क्षेत्र के नज़दीक हैं। वो दुनिया का 70% जो यातायात होता है, इंटरनेशनल ट्रेड होता है समुद्र के रास्ते से, वो काला सागर क्षेत्र से होता है। तो काला सागर क्षेत्र से वस्तुओं की आपूर्ति पूरी तरह से बाधित हो गई है।
और जब आपूर्ति बाधित हो गई है तो दुनिया के दूसरे देशों के साथ साथ हमारे देश में भी वस्तुओं की कमी हो गई है और उसके कारण कीमतें बढ़ती जा रही हैं। एक बात और, ये जो कीमत का पैमाना अभी 12 अप्रैल को आया है, ये 12 अप्रैल का जो पैमाना है उसमें मार्च महीने की कीमतें हैं और मार्च महीने के अंदर जो कीमतें बढ़ी हैं, और मार्च महीने में जो कीमतें बढ़नी शुरू हुई है वो 22 मार्च के बाद से शुरू हुई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें 137 दिनों के बाद, 137 दिन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव रुकने के कारण थोड़े दिन और फिर 22 मार्च से शुरू हुई है और अभी तक 22 मार्च से अब तक 16 अप्रैल तक जो कीमतें बढ़ी हैं, करीब 10 रुपये पेट्रोल पे बढ़ी है और 10 रुपये डीजल पे बढ़ी है। लेकिन अब ये जो गणित है पेट्रोल और डीजल की कीमतों का, जब ये अप्रैल के आंकड़े आएंगे तो उसमें महंगाई दर और बढ़ी हुई दिखाई देगी, 7.5 तक पहुंच जाएगी। निश्चित रूप से 7.5 से अधिक भी हो सकती है, क्योंकि जितनी कीमतें मार्च महीने में थी उससे ज़्यादा कीमतें बढ़ रही हैं। दूसरी बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अभी पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें बढ़ी हैं वो 10-10 रुपये बढ़ी हैं पिछले 15-20 दिन में, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ रही हैं उनके हिसाब से इस समय हमारे देश में डीजल पर 8 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल पर 18 रुपये प्रति लीटर और वृद्धि होनी चाहिए यदि हम अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर चलें तो। मतलब ये डीजल पर आपको लग रहा है कि डीजल अभी 8 रुपये और महंगा हो सकता है या होना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पैमाना ये है, और पेट्रोल 18 रुपये लीटर और बढ़ जाएगा। मतलब जो पेट्रोल अभी हमको 110-112 मिल रहा है वो 130 या 128 के आसपास मिलेगा। निश्चित रूप से ये जो आशंका है पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने की, वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ी हुई है और दुनिया के अधिकांश देशों के अंदर पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें होती है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संबंधित है। जब मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे तभी से ये एक नीति चली आ रही है कि हमारे देश में पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें होंगी वो अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल बाजार के अंदर जो कीमतें होंगी उससे संबंधित होगी। तो अभी कीमतें कम है, बड़ी तरह से जो सरकारी तेल विपणन कंपनियां हैं वो कहीं ना कहीं नियंत्रण करे हुए हैं, लेकिन इन कीमतों में वृद्धि होना पूरी तरह से संभावित है। सर, ये तर्क जो आपने दिया है, लगभग ये सारे तर्क भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल में भी दिए जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े लीडर्स जो कांग्रेस के शासनकाल में जरा सी महंगाई बढ़ने पे हाय बाप हाय तौबा मचा दिया करते थे, वो भी अभी सब ये तर्क दे रहे हैं। निर्मला सीतारमण से लेकर कैलाश विजयवर्गीय तक के यही तर्क हैं कि साहब रूस का युद्ध चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं, आयात निर्यात में बहुत सारी परेशानियां हैं और इसलिए महंगाई बढ़ना लाजमी है। ये सब अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं। लेकिन मैं एक आम भारतीय के नाते आपसे सवाल करना चाहता हूं कि सरकार अपने स्तर पर रेवेन्यू में कटौती करने के लिए टैक्स क्यों नहीं घटाती? अगर मध्य प्रदेश की सरकार या केंद्र की सरकार है वेट में कमी कर दें, जैसे कि अभी की थी थोड़े दिन पहले, चुनाव के पहले मोदी जी ने वेट में कमी की थी, वेट में कमी कर दें, टैक्स में कमी कर दें, एक्साइज ड्यूटी में कमी कर दें, या जो दूसरा जो हम जीएसटी में कमी कर दें, जो हम जीएसटी 18 से 28% तक का जीएसटी ले रहे हैं उसको हम अगर 8% पे ले आए तो क्या जनता को राहत नहीं पहुंचाई जा सकती? सरकार क्यों राहत पहुंचाने की दिशा में कदम नहीं बढ़ा रही? सरकार क्यों टैक्सेस कम नहीं कर रही? सरकार क्यों जीएसटी कम नहीं करती? सरकार को अपना खजाना भरना है, सरकार को लोकप्रिय योजनाएं चलानी है, सरकार को 85 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन बांटना है, सरकार को आयुष्मान कार्ड चलाना है, अपना चुनाव जीतना है, पॉलिटिकल मैनेजमेंट करना है, इसलिए टैक्स हम नहीं घटाएंगे। निश्चित रूप से जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं उस अनुपात में सारी वस्तुओं की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और ये कीमतें और बढ़ेंगी। तो ऐसे में गरीब और मध्यम वर्ग को कैसे राहत दी जाए, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। गरीब वर्ग को सरकार एक बहुत अच्छे तरीके से राहत देते हुए दिखाई देती है। हमारे देश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लागू है। यह योजना कोरोना के पहले से लागू है और अब जब दिखाई दे रहा है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण फिर से गरीब परिवारों पर असर गिरेगा, तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक के लिए 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न की व्यवस्था फिर सुनिश्चित की गई है। तो
तो निश्चित रूप से गरीब वर्ग को महंगाई की मार कम होगी, क्योंकि सरकार एक बार फिर से खुले हाथों से 80 करोड़ लोगों तक मुफ्त खाद्यान्न के साथ पहुंच रही है। पर प्रश्न ये है कि जो मध्यम वर्ग है, जिसको सरकार की तरह तरह की योजनाओं का कोई लाभ नहीं है, और वह मध्यम वर्ग अपने दैनिक जीवन में अपने रसोई के बजट को गड़बड़ाते हुए देख रहा है, अपने दैनिक जीवन के अंदर अपने वाहन से संबंधित खर्च को गड़बड़ाते हुए देख रहा है, तो वह दुखी है और चिंतित है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है, जैसे आपने कहा, कि एक बार फिर से जिस तरह से चुनावों के पहले केंद्र सरकार ने अपनी ओर से एक्साइज ड्यूटी के अंदर कमी की थी, लोगों को राहत दी थी, और देश के कई राज्यों ने, मध्य प्रदेश सरकार ने भी वेट में कमी की थी। केवल 7 राज्य ऐसे देश के जिन्होंने वेट में कमी नहीं की, बाकी सारे राज्यों ने कमी की थी। कांग्रेस शासित राज्य थे उनमें से ज्यादातर। जी, ज्यादातर कांग्रेस शासित राज्य थे, बाकी अधिकांश राज्यों ने की और लोगों को राहत मिली। लेकिन एक बार फिर अब जब तेजी से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, आपूर्ति के कारण वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं, हमारे आयात महंगे हो गए हैं, और ख़ास तौर से चीन से जो वस्तुएं आ रही हैं, जो कच्चा माल आ रहा है, जिनसे हमारा दवाई उद्योग आगे बढ़ता है, जिनसे हमारा फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ती है, केमिकल इंडस्ट्री बहुत कुछ पे आधारित है, तो हमको कहीं न कहीं एक्साइज ड्यूटी और वेट में कमी करके लोगों को राहत देना बहुत ज़रूरी दिखाई दे रहा है। सर, अगर हम ये बात करें, जैसे कि आपने कहा कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, मसाले दिए जाते हैं, नमक दिया जाता है, मिर्ची दी जाती है, दाल चावल गेहूं तो दे ही रहे हैं, तो ठीक है, उनका रसोई का बहुत सारा खर्चा सरकार उठाना भी चाहिए। हम कल्याणकारी राज्य में रहते हैं, वेलफेयर स्टेट का ये फार्मूला है कि सरकारें निचले, वंचित, शोषित और गरीब तबकों की मदद करें। दूसरी तरफ जो बहुत अमीर लोग हैं, बहुत ही शाही परिवार हैं, जिनकी हर एक सांस छोड़ने पे 60,000 रुपये की इनकम है, हर एक सांस लेने पे 60,000 रुपये प्रति सेकंड जिनकी इनकम है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर इतने धनी लोग भी हैं तो उनको भी महंगाई का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मिडिल क्लास है सर, जिसकी बहुत लिमिटेड आय है, 15,000 की, 8,000 की, 18,000 की, 20,000 की वो नौकरी करता है, 2 बच्चे हैं, उसके परिवार का औसतन किचन का खर्चा सर 4,500 रुपये महीना बढ़ गया है, सिर्फ किचन का खर्चा। मैं अस्पताल की बात नहीं कर रहा सर, मैं स्कूल की बात नहीं कर रहा। 4,500 रुपये उसका किचन का खर्चा है, दाल चावल तेल नून लकड़ी आटा गैस का। उन मध्यम वर्गियों के लिए क्या प्लान है सरकार के पास, मैं ये जानना चाहता हूँ। निश्चित रूप से सबसे अधिक चिंताएं बढ़ती हुई महंगाई के कारण मध्यम वर्गीय परिवारों के साथ में है, और यदि हम मध्यम वर्गीय परिवारों की बात करें तो सरकार क्या कर सकती है, ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। सबसे पहले तो सरकार के पास में जो पेट्रोल और डीजल के सुरक्षित भंडार बनाए हुए हैं, जो उस समय ये भंडार बनाए गए सुरक्षित जिस समय कच्चे तेल की कीमतें देश के इतिहास में सबसे कम हो गई थी, उस समय ये सुरक्षित भंडार हैं। सरकार उन सुरक्षित भंडारों से पेट्रोल और डीजल दे सकती है और इनकी कीमतें जो बढ़ने की आशंका है वे कम बढ़ेंगी। दूसरी बड़ी बात ये कि सरकार के द्वारा जो मध्यम वर्ग की ऋण योजनाएं हैं, जो वो अपनी किस्तें चुकाता है, अब उनमें वृद्धि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक समय आ गया है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ने लगती है सरकार ब्याज दरें बढ़ा जाती हैं, और जो फ्लोटिंग रेट के इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, लोन होते हैं, उसके अंदर ब्याज दरें बढ़ने के कारण किस्तों की राशि बढ़ जाती हैं। तो सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा कि मध्यम वर्ग के ऊपर इस तरह की स्थिति का कहीं कोई नया भार नहीं आए। और सबसे बड़ी बात ये कि सरकार के द्वारा एक्साइज ड्यूटी और वेट में कमी करने की तरफ जरूर बढ़ना चाहिए, ताकि इससे एक बड़ी राहत मध्यम वर्ग को मिल सकेगी। सर, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के लिए बहुत कुछ करते रहते हैं। उन्होंने किसानों को कहा कि हम 6,000 रुपये डायरेक्ट आपके खाते में देंगे। शिवराज जी तो किसानों के हितैषी हैं ही, शिवराज मामा, उन्होंने कहा 4,000 में दे दूंगा। किसानों को 10,000 रुपये साल के पहुँच रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या दुनिया के दूसरे देशों में हुआ, कोरोना काल में अमेरिका में हुआ, यूरोप में हुआ, क्या हम डायरेक्ट जो मिडिल क्लास और निम्न मिडिल क्लास, निम्न मध्यम वर्गीय आदमी हैं, उनका 4 सदस्य का अगर परिवार है तो हम प्रत्येक वयस्क परिवार को 2,000 रुपये पर मंथ डायरेक्ट
महंगाई भत्ते के रूप में दे दें कि जो महंगाई बढ़ी है सरकार के कारण, सरकारी नीतियों के कारण, क्या हम डायरेक्ट उनको 2,000 रुपये अगर दे दें और 4 सदस्यीय परिवार में अगर 8,000 रुपये या 6,000 रुपये पहुंच जाएगा तो बहुत बड़ी राहत महंगाई से उनको अनुभव होगी। क्या ये संभव नहीं है? दुनिया के दूसरे देशों में होता रहा है। दुनिया के कुछ देशों में इस तरह का प्रयोग किया गया है, लेकिन हमारे देश की तरफ हम देखें तो हमारे यहाँ जो प्रयोग चल रहा है वो प्रयोग सहयोग का भी है, लोगों की मदद करने का भी है। इसमें किसान भी हैं, मध्यम वर्ग भी है, स्टूडेंट्स भी हैं, ऋण योजनाओं से लोगों को राहत भी है। तो ऐसे प्रयोग हमारे यहाँ सीधे नकद धनराशि, कैश सब्सिडी नहीं दी गई, कैश इंस्टॉलमेंट नहीं दी गई, लेकिन बहुत तरह से राहत दी गई। किसानों को राहत इसलिए दी गई कि वो डायरेक्ट बेनिफिट उन्हें 6,000 रुपये वार्षिक पीएम सम्मान निधि के अंतर्गत दिया जाता है, लेकिन उसका सीधा संबंध किसानों की प्रोडक्टिविटी से जोड़ा गया है और ये सीधे किसानों के खातों में हस्तांतरित होते हैं। और ये पाया गया है कि जिन लोगों को किसी से जोड़ दीजिए, खाते में पैसे आना चाहिए। ये खास बात है कि मध्यम वर्गीय का भी आप किसी से जोड़ दीजिए सर, उसके खाते में पैसे आएंगे तो उसका जीवन थोड़ा सा सुलभ हो जाएगा, सरल हो जाएगा। बहुत बेचारा महंगाई की चक्की के दोनों पार्टों के बीच में पिस रहा है। अभी सरकार की जो गणनाएं हैं उसमें सरकार का ये मानना है कि किसान और गरीब लोगों को तो कहीं न कहीं सम्मान निधि और नगद ट्रांसफ़र भी किया जाना, और ये देश के इतिहास का एक बहुत बड़ा पक्ष है कि सीधे करोड़ों लोगों के खातों में बड़ी ईमानदारी के साथ में पैसा जाता है और वे अपने पैसे को उसी काम के लिए लगा पाते हैं जिस तरह से उनको दिया जा रहा है। ई-रूपी सब्सिडी का एक बहुत बड़ा नया प्रयोग किया गया है कि सब्सिडी भी है और उसी रूप में उसी काम के लिए जाती है जिसमें उसका उद्देश्य रखा जाता है। जहाँ तक मध्यम वर्ग का सवाल है तो सरकार का ये मानना है कि यदि मध्यम वर्ग को अभी नगद हस्तांतरण किया जाएगा तो इससे देश की इकोनॉमी के ऊपर जो बहुत बड़ा भार आएगा उससे भी कहीं महंगाई बढ़ने लगेगी, क्योंकि बहुत अधिक कर्ज और खर्चे किस्तें, एक मुद्रास्फीति का नया एक दौर चलेगा और वो ऐसा दौर होगा जिसमें सरकार इस समय जो बहुत अच्छा कर रही है, हम कहेंगे कि बहुत अच्छा कर रही है, उसमें मुश्किलें होंगी। कौन सा बहुत अच्छा कर रही है? अभी हमारे देश में जिस तरह का टैक्स कलेक्शन हो रहा है उससे विकास हो रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि पिछले 40 सालों में पहली बार पिछले साल 2021-22 के अंदर 27 लाख करोड़ रुपए का टैक्सेशन कलेक्ट किया गया है और जिसे विकास में लगाया जा रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए धन लगा रहे हैं। डबल मार हो गई। एक तरफ तो सर आदमी के पास खाने को पैसे नहीं है, महंगाई की मार है, दूसरी तरफ आप कलेक्शन में कोई कमी नहीं कर रहे हैं, तो ये तो दोहरी मार हो गई मध्यम वर्ग के ऊपर। जबकि टैक्सेशन का नियम ये है कि पंख उतने ही नोचिए कि मुर्गा चिल्लाए नहीं, बतख चिल्लाए नहीं। निश्चित रूप से जिस तरह से टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है वो कहीं विकास में लग रहा है, लेकिन इस समय जब राहत देने का सवाल है तो एक कोरिलेशन होना चाहिए, पॉजिटिव कोरिलेशन होना चाहिए कि हमारे पास में टैक्स बढ़ा हुआ है तो हम कहीं न कहीं मध्यम वर्ग को राहत दें, और जब पेट्रोल और डीजल में राहत दी जाएगी तो उससे निश्चित रूप से वो राहत उनके काम में आएगी और उनकी मुश्किलों को कम करेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि देश जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, हमारे एक्सपोर्ट देश के इतिहास में पहली बार पिछले साल 2021-22 में 419 अरब डॉलर के एक्सपोर्ट हो गए, क्योंकि निर्यातकों को भी राहत दी गई, निर्यातकों को सुविधाएं दी गई। हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 610 अरब डॉलर का हो गया 16 अप्रैल को, 610 अरब डॉलर। ये हमारे देश की बहुत बड़ी ताकत है और इन सब के लिए सरकार कहीं न कहीं हर तरह से उद्योगों को दे रही है, कारोबार को भी राहत दे रही है। ये सरल ऋण के रूप में भी है और सब्सिडी के रूप में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं को अधिक ऋण दिया गया है और महिला उद्यमिता पूरी दुनिया में भारत से चमकते हुए दिखाई दे रही है। तो विकास के लिए खर्च भी हो रहा है, लेकिन इस समय कहीं न कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो राहत दी जानी चाहिए वो पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी में और राज्यों के द्वारा वेट में राहत जरूर दी जानी चाहिए। सर आप एक और तो ये दावा करते हैं कि हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं या 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, 5 ट्रिलियन हमारा अर्थव्यवस्था हो जाएगी। दूसरी तरफ 80 करोड़ लोग मुफ्त का राशन खा रहे हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, कोई धंधा नहीं है, उनको मुफ्त में आपको राशन देना पड़ रहा है। आप मुफ्त में राशन क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं ना कि वो गरीबी की रेखा के नीचे हैं। आप मुफ्त में राशन इसलिए दे रहे हैं ना क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है।
तो एक और आप कहते हैं कि हम विश्व की 5वीं या 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, दूसरी तरफ 130 करोड़ लोगों में से लगभग 53% लोग आपके मुफ्तखोरी कर रहे हैं, मुफ्त का राशन ले रहे हैं। ये कंट्रोडिक्शन नहीं है, ये विरोधाभास नहीं है। अभी कुछ दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल फंड्स से संबंधित, मॉनेटरी फंड से संबंधित जितनी भी जानकारियों का विश्लेषण होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अभी 5 दिन पहले एक रिपोर्ट दी है कि भारत में ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चल रही है, उससे कोविड-19 के बीच में गरीब लोगों का सशक्तिकरण हुआ। यदि ये नहीं होते तो गरीब लोगों की हालत और ख़राब होती और निश्चित रूप से देश की अर्थव्यवस्था बहुत पीछे हो जाती। तो ये जो योजना है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये सशक्तिकरण की योजना है। इसे हम कोई मुफ्त की योजना, मुफ्त के उपहारों की योजना, मुफ्त की यात्राओं की योजना के रूप में तुलना नहीं कर सकते। वो देश का दुर्भाग्य, उन राज्यों का दुर्भाग्य है खासतौर से जहाँ मुफ्त की योजनाएं लागू हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा कि ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, ये आर्थिक सशक्तिकरण की योजना है। प्रधानमंत्री जी ने जब सब सेक्रेटरीज से बात करी विभिन्न डिपार्टमेंट्स के, तो उन सेक्रेटरीज ने कहा कि जिस तरह की श्रीलंका में हालत हुई है, अगर हमारे यहाँ इस तरह से मुफ्तखोरी चलती रही और मुफ्त की योजनाएं चलती रही तो हमें भी श्रीलंका बनते देर नहीं लगेगी। निश्चित रूप से 3 अप्रैल को ये जो बात है आप कह रहे हैं, 3 अप्रैल को प्रधानमंत्री के साथ में जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी मीटिंग हुई और उन्होंने कहा कि जिस तरह से श्रीलंका में भीषण आर्थिक संकट है, वह संकट है वहाँ मुफ्त योजनाओं के कारण, वह संकट है वहाँ मुफ्त सुविधाओं के कारण संकट है, और वैसा संकट हमारे देश के कुछ राज्यों में आने की संभावना है। उनमें पंजाब का नाम गिनाया गया, आंध्रा का नाम गिनाया गया, केरल, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, ये 5 नाम बहुत रेखांकित किए गए कि इन योजनाओं में जो मुफ्त उपहार, मुफ्त सौगातें और लोक लुभावनी योजनाएं चल रही हैं वो दुर्भाग्यशाली हो सकती हैं। लेकिन ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तो एक सशक्तिकरण की योजना है, इस पे भी विश्लेषण हुआ है। तो मुफ्त की योजनाओं की तरफ हम नहीं जाएं। अभी भी कोविड-19 की चुनौतियों के बाद अब जब रूस यूक्रेन संकट के बीच फिर मुश्किलें बढ़ेगी तो सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी सावधान रहना होगा कि ऐसी मुफ्त लोक लुभावनी योजनाएं नहीं जाएं जिनसे कि देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। सर, क्या लगता है आपको, आपने एक इशारा तो किया कि आने वाले महीने में या अप्रैल के नतीजे आएंगे, आंकड़े आएंगे तो महंगाई 7.5 या 100 ऊपर भी हो जाएगी, लेकिन ये जो महंगाई का दौर है ये कब तक चलता रहेगा? ये महंगाई कितनी और बढ़ेगी? क्या महंगाई को हम विकास का परिचायक मान के भूल जाएं और कहें कि बढ़ रही तो बढ़ रही है, अच्छी बात है? कुछ लोग, कुछ अर्थशास्त्री ये तर्क भी देते हैं कि महंगाई विकास का परिचायक है, ये संकेत है कि देश तरक्की कर रहा है महंगाई होना, क्योंकि मंदी तो और ख़राब होती है। तो क्या महंगाई का दौर चलता ही रहेगा और लोगों की परेशानियां बढ़ती रहेंगी? प्रतीक जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। पहली बात तो ये कि इस समय देश महंगाई चुने या विकास चुने, अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और एक आम आदमी के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। 8 अप्रैल को जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की समीक्षा बैठक हुई तो उसमें ये निर्धारित किया गया कि हम अब विकास की तुलना में महंगाई नियंत्रण के लिए आगे बढ़ेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह तय किया, बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि हम विकास को दूसरे क्रम पे रखेंगे और महंगाई नियंत्रण हमारी पहली प्राथमिकता होगी। दूसरी बड़ी बात, दुनिया में महंगाई और तेजी से बढ़ेगी क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमतें अभी घटने का नाम नहीं ले रही। जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति दिख रही है, जिस तरह से रूस यूक्रेन संकट रूस और नाटो देशों के बीच में युद्ध के रूप में परिणित होता हुआ दिखाई दे रहा है, और लगभग ये दृश्य है ही क्योंकि सारे नाटो देश यूक्रेन को मदद कर रहे हैं। इससे यह युद्ध लंबा चलेगा और मुश्किलें बढ़ेंगी। फिर भी बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे देश में महंगाई उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी विकसित देशों में। पहला कारण, हमारे देश में खाद्यान्न के भंडार हैं। पूरी दुनिया में अभी सबसे ज़्यादा फूड ग्रेन्स वाला कोई देश है तो भारत है। हमने अभी 2021-22 में 31 करोड़ टन खाद्यान्न का उत्पादन किया है।
11 करोड़ टन गेहूं का हमने उत्पादन किया है और इस समय भारत पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा गेहूं बेचने वाला, हमने निर्यात करने श्रीलंका वाला को मदद देश भी है। की, श्रीलंका को तुमने मुफ्त श्रीलंका को में मदद की पेट्रोल है, डीजल दिया। अफगानिस्तान को मदद की है। और 2 दिन पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात हुई तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि यदि विश्व व्यापार संगठन WTO अनुमति दे तो भारत अपने खाद्यान्न भंडार को पूरी दुनिया के लिए एक दिन में देना शुरू कर सकता है। इतने खाद्यान्न के भंडार है हमारे पास में। हमने 2021-22 के अंदर 75 लाख टन गेहूं का निर्यात किया है पूरी दुनिया में, और अब जो संभावना है वो इससे दुगना 1.5 करोड़ टन गेहूं के निर्यात की सर मैं संभावना यहाँ है। रोकते हुए आपको कहता हूँ कि हम निर्यात रोक दें तो भी कीमतें गिर जाएंगी सर, गेहूं की और दूसरे खाद्यान्न की, तो भी लोगों को राहत मिल सकती है। ये पॉलिसी भी करना चाहिए कि हम हमारे यहाँ से निर्यात पर थोड़ा प्रतिबंध लगा दें, तेल के निर्यात पे प्रतिबंध लगा दें या खाद्यान्नों के निर्यात पे प्रतिबंध लगा दें, तो थोड़ी सी राहत इस देश के नागरिकों को मिल जाए। सारी राहत सर श्रीलंका वालों को ही क्यों मिले, भारतीयों को भी मिलना चाहिए। बहुत बड़ी दोनों महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात, यदि हम खाद्यान्न का निर्यात रोक दें तो राहत मिल सकती है, ऐसा नहीं है। हमारे देश में खाद्यान्न, हमारी जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, राशन की दुकानों के लिए जो वितरण प्रणाली है, उनमें जितना देना है साल के अंदर करीब जो मात्रा होती है वो 2 करोड़ टन चाहिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में। हमारे पास में इससे दुगना स्टॉक है, तो यदि हम बाहर भेजना भी बंद कर देंगे तो भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा कि वैसे ही खाद्यान्न के भंडार हैं। कीमतें कम कैसे करें, क्योंकि आज ये युद्ध छिड़ने के बाद गेहूं, चना, चावल, दाल में 4 से 10 रुपए की तेजी आई है। तेल के दामों में तो आग सी लगी पड़ी हुई है। दोनों बातें, खाद्यान्न की कीमतें इसलिए नहीं कम हो सकती कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देना पड़ता है और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार की खरीदी है। सरकार 80 करोड़ लोगों को, गरीबों को, जिनको मान के चलती है कि उनको बहुत अधिक अन्न की जरूरत है, उन्हें निःशुल्क दे रही है। लेकिन जो बाजार के अंदर है गेहूं, वो अधिक कीमत पे भी बढ़ रहा है क्योंकि मंडी के बाहर भी गेहूं बेचा जा रहा है, इसकी अनुमति है। दूसरी बात, हम खाद्य तेल का तो आयात करते हैं। हमारे देश के अंदर खाद्य तेल की कुछ जरूरत का करीब 60% आयात किया जाता है। तो खाद्य तेल आयातित जो है वो पहले ही महंगा है, तो वो महंगाई भी हम कम नहीं कर सकते हैं। सरकार ने भंडारण की जो सीमा है वो बढ़ा दी है और ये भंडारण सीमा 6 महीनों तक बढ़ा दी है। तो नियंत्रण के पूरे प्रयास हैं, लेकिन अभी जो राहत दी जा सकती है वो पहला कदम ये हो कि सुरक्षित भंडार, जो तब पेट्रोल डीजल खरीदे गए हैं जब कोविड-19 के पहले दुनिया के बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें कम थी, उनको सरकार रिलीज करना शुरू करे। सर और दूसरा एक पॉलिटिकल सवाल आपसे करना चाहता हूं सर। अक्सर कांग्रेस वाले ये आरोप लगाते हैं, क्योंकि आप तो अर्थशास्त्री हैं, पॉलिटिक्स का सवाल आपसे करना ठीक नहीं है, फिर भी मैं कर रहा हूं। अक्सर कांग्रेस वाले आरोप लगाते हैं कि जब भी भाजपा की सरकार आती है महंगाई बढ़ जाती है। क्या ये सही है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय कारण है और एक संयोग हो सकता है और उस संयोग को ये कहा जा सकता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती हैं उससे हम भी प्रभावित होते हैं। लेकिन इस समय हम दुनिया के दूसरे देशों से कम प्रभावित हो रहे हैं। महंगाई की मार कम हो रही है। दुनिया के कई विकसित देशों में कंट्रोल किए जा रहे हैं, खाद्य पदार्थों के, खाद्य तेलों के कंट्रोल किए जा रहे हैं। एक सीमा बना दी गई कि उससे ज़्यादा हम बिक्री नहीं करेंगे, तो वह स्थिति हमारे देश में नहीं है। दुनिया के कई देशों में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, सामानों की कमी हो रही है, वह स्थिति भी हमारे देश में कोई कई देशों में तो कह दिया गया कि आप 5 किलो से ज्यादा तेल नहीं लेंगे, आप 4 किलो लिमिट तय कर दी गई। स्पेन में हुआ ऐसा। तो दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में हम अभी ठीक स्थिति में हैं, लेकिन ये कीमतें और बढ़ेंगी और बढ़ती हुई कीमतों के बीच सरकार की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होगी और राहत देने पर अवश्य सोचा जाना चाहिए। बहुत धन्यवाद डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी आपका। और ये बहुत मुद्दे की बात है, कीनोट बात आपने कही है कि अभी महंगाई का जो रफ्तार है वो थमने वाली नहीं है। महंगाई का मुंह सुरसा की तरह लगातार बढ़ता जाना है। हमारे पास शायद कोई हनुमान जी
नहीं हैं जो इस महंगाई की सुरसा को चकमा देकर उससे आम जनता को राहत दिला सके। आज हनुमान जयंती की आपको बहुत शुभकामनाएं, बधाई और बजरंग बली से यही प्रार्थना है कि वे महंगाई रूपी सुरसा का जल्दी ही बंद करें, ताकि जो वनवासी हैं, जो आदिवासी हैं, जो वंचित और शोषित तबके के लोग हैं, जो शबरी की तरह भीलनी हैं और भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें कम से कम महंगाई से राहत मिले। देखते रहिए डी न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।